जब कुदरत अपना रूप दिखाती है तो रूह कांप जाती है। कुछ ऐसा ही होता है फ्लाइट 571 के साथ। ये प्लेन एक बर्फीली पहाड़ी पर क्रैश होता है जो जमीन से हजारों फीट ऊपर, और इस क्रैश में जो पैसेंजर बच गए और अपने आप को बचाने के लिए एक ही चारा था कि अपने ही फैमिली मेंबर्स और यार दोस्तों के मांस को खा जाते हैं। फ्लाइट 571 की कहानी, चाहे इसे आप दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार कहो या मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रूरता, ये दिल दहला देने वाली कहानी शुरू होती है 12 अक्टूबर 1972 को। साउथ अमेरिका के यूरुग्वे देश से एक चार्टर्ड प्लेन उड़ान भरती है जिसको चिली देश की राजधानी सैंटियागो में पहुंचना है। इस प्लेन में बैठे हैं रग्बी प्लेयर्स और उनका मैच देखने जा रहे हैं उनके फैमिली मेंबर्स, उनके रिलेटिव्स और उनके कुछ यार दोस्त। इस प्लेन में टोटल 45 पैसेंजर है जिसमें 9 क्रू मेंबर्स हैं। ये फ्लाइट 3 घंटों में अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगी, लेकिन रास्ते में इनको एंडीज की पहाड़ियों को पार करना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से आगे चलकर उनको मौसम खराब मिलता है। इस वजह से इस फ्लाइट को रास्ते में ही अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में लैंड कराया जाता है और अगले दिन यानी 13 अक्टूबर को उड़ान भरने के लिए तैयार होती है। लेकिन परेशानी ये है कि अभी भी मौसम खराब है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस फ्लाइट का जो पायलट है इससे पहले वो 29 बार उड़ान भर चुका है। इस वजह से उनको पूरा आइडिया है कि इस एंडीज की पहाड़ियों को कैसे पार करना है। पायलट की कॉन्फिडेंस की वजह से ये फ्लाइट 13 अक्टूबर को दोपहर के 2:18 में ये फिर से उड़ान भरती है। यहाँ से सैंटियागो पहुँचने में सिर्फ 1 घंटे का रास्ता बचा है और पायलट को पूरा भरोसा है कि वो 1 घंटे में सैंटियागो सही सलामत पहुंच जाएंगे। ये प्लेन करीब 18,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ रहा था और धीरे धीरे एंडीज की पहाड़ियों को पार करता जा रहा था। लेकिन आगे चलकर मौसम और खराब होता गया जिसकी वजह से विजिबिलिटी और कम हो गई और पायलट को आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगर मौसम साफ होता तो पायलट आसपास की पहाड़ियों को देखकर आइडिया लगा लेता कि प्लेन कहाँ है, लेकिन इस समय तो पायलट केवल प्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स पर ही निर्भर है। अब क्योंकि पायलट को पता था कि वो 1 घंटे में सैंटियागो पहुंच जाएंगे, इसीलिए वह अपने लोकेशन का रफ आकलन करता रहा और 1 घंटे के बाद जब उसे लगा कि उसने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है तो उसने सैंटियागो एयरपोर्ट पर एटीसी से प्लेन को लैंड करने में परमिशन मांगी। एटीसी ने पूछा कि क्या आपने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है, तो पायलट ने कहा कि हाँ, उन्होंने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है। एटीसी भी पायलट द्वारा दी गई लोकेशन पर ही निर्भर थी, तो एटीसी ने प्लेन को लैंड कराने का परमिशन दे दिया और पायलट से कहा कि आप प्लेन को 11,500 फीट की एल्टीट्यूड पर लेकर आओ। 3:21 पर पायलट प्लेन के एल्टीट्यूड को धीरे धीरे घटाने लगे। जैसे ही प्लेन नीचे आता है तो पायलट को दिखाई देता है कि अभी तो एंडीज की पहाड़ियाँ ही चल रही है और सामने एक बहुत बड़ी चट्टान है। जल्दी से पायलट प्लेन को फिर से ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन को ऊपर उठाते उठाते प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ी पर जाकर टकरा जाता है और वो टूटकर अलग हो जाता है। प्लेन का पिछला हिस्सा खत्म होने की वजह से पीछे की जो सीटें थी वह पैसेंजर समेत हवा में उड़ जाती है और 3 पैसेंजर हवा में ही उड़कर खत्म हो जाते हैं, जिस वजह से प्लेन डिसबैलेंस हो जाता है, जिस वजह से उसकी दूसरी विंग भी पहाड़ी से टकराती है और वह भी टूट जाता है। अब केवल प्लेन का फ्रंट पार्ट ही बचा था जो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे ग्लेशियर में जाकर टकराता है। प्लेन पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। प्लेन के पायलट तुरंत ही मारे जाते हैं। 45 में से 12 लोग इस घटना में मारे जा चुके हैं और 33 लोग अभी भी जिंदा हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर बहुत जख्मी हालत में हैं और उन्हें ये भी नहीं पता कि इस समय हम कहां पर हैं। ये क्रैश हुआ प्लेन जमीन से 3,570 मीटर की ऊंचाई पर एंडीज की किसी अनजान पहाड़ी पर बिखरा पड़ा है। क्या ये इस पहाड़ी से बचकर निकल पाएंगे या नहीं, ये कोई नहीं जानता। अभी तक जो हुआ ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था। इस फ्लाइट की असली कहानी तो अब शुरू होगी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आगे चलकर इन लोगों के साथ क्या क्या होने वाला है। वीरान एंडीज की पहाड़ियाँ अब इन पर कहर बनकर बरसने वाली है।
इनकी आगे की स्टोरी जानकर आपके रूह तक कांप जाएंगे। घायल हुए पैसेंजर में से एक पैसेंजर था फर्नांडो फ्राडो, जिसके सिर में चोट आया था, जिसकी वजह से वो कोमा में चला गया। परेशानी ये थी कि सूरज बहुत जल्द ही ढलने वाला था और शाम होने वाली थी। इस वजह से रेस्क्यू टीम के पास उनको ढूंढने के लिए वक्त नहीं था और बाई चांस अंधेरा होने से पहले उनको बचाया नहीं गया तो इस बर्फीली पहाड़ी पर रात गुजारना नामुमकिन होगा, क्योंकि यहाँ का तापमान रात में -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। जल्द ही रेस्क्यू के लिए 4 जहाज रवाना किए गए। इन चारों जहाज़ों ने एंडीज की पहाड़ियों को खंगाल डाला, लेकिन उन्हें वहाँ कहीं भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि प्लेन ऐसी जगह पर क्रैश हुआ था जहां पर सफेद बर्फ और घना कोहरा था और प्लेन भी सफेद रंग का ही था। इस वजह से ऊपर से देखने पर रेस्क्यू टीम को क्रैश साइट का अंदाजा ही नहीं हो पा रहा था। देखते ही देखते रात हो गई और उस दिन रात भर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को स्थगित कर दिया गया। बचे हुए पैसेंजर को उम्मीद था कि आज की रात को किसी तरह काट ले, कल तो उन्हें कोई ना कोई बचा ही लेगा, और उन्होंने क्रैश हुए प्लेन पर एक शेल्टर बनाया और रात गुजारी। ये रात उनके लिए बहुत ही भयानक थी, क्योंकि आज की रात इन्हें -30 डिग्री सेल्सियस में गुजारनी है। लेकिन उनके पास एक उम्मीद है कि कल उन्हें कोई न कोई ढूंढ ही लेगा और उन्हें बचा लेगा। इस उम्मीद में ये इस रात को कैसे भी करके काट लेते हैं, लेकिन 5 लोग इस रात को झेल नहीं पाते हैं। अब जिंदा बचे हुए लोगों की संख्या 33 से घटकर 28 रह जाती है। अगले दिन की सुबह यानी 14 अक्टूबर को सर्च ऑपरेशन फिर से चालू कर दिया जाता है और 11 जहाज उन्हें ढूंढने के लिए उड़ान भरते हैं। लेकिन परेशानी वही थी कि क्रैश हुआ प्लेन सफेद रंग की वजह से बर्फीली पहाड़ियों में नजर नहीं आ रहा था। रेस्क्यू के जहाज सर्वाइवर्स के ऊपर से उड़कर जा रहे थे, लेकिन उन्हें वह नीचे नजर ही नहीं आ रहे थे। इस वजह से सर्वाइवर्स ने रेस्क्यू को सिग्नल देने के लिए प्लेन के ऊपर लिपस्टिक से SOS लिखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें SOS लिखने के लिए लिपस्टिक काफी नहीं था। इस वजह से उन्होंने अपने सूटकेसेस से बर्फ पर एक बड़ा सा क्रॉस बना दिया ताकि वह आसमान से रेस्क्यू को साफ साफ दिखाई दे सके। उस दिन इनके ऊपर से 3 हवाई जहाज निकल कर गए, लेकिन अफसोस कि उनके ऊपर कोई भी नोटिस नहीं किया और ये दिन भी गुजर जाता है। अगला दिन यानी 15 अक्टूबर, उस दिन भी कुछ ऐसा ही हाल रहता है, लेकिन रेस्क्यू उन्हें ढूंढने में असमर्थ रहता है। अब इन सर्वाइवर्स को समझ आ चुका था कि वह बहुत बुरे फंस चुके हैं। मदद कब तक आएगी ये कहा नहीं जा सकता। इस वजह से वह प्लेन में मौजूद चीज़ों से सर्वाइवल की तकनीक बनाने लगे। धूप में बर्फ को पिघलाकर वह बूंद बूंद करके पानी का व्यवस्था तो कर ले रहे थे, लेकिन खाने के लिए उनके पास ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं थे। क्रैश के 3 दिन बाद यानी 16 अक्टूबर को फर्नांडो प्राडो कोमा से जाग उठता है और जैसे ही होश में आता है तो उसे पता चलता है कि इस क्रैश में उसकी मां खत्म हो चुकी है और उसकी 19 साल की बहन गंभीर रूप से घायल है। दिन प्रतिदिन गुजरता जा रहा है और मदद नहीं मिल पा रही है। प्लेन में जो खाना रखा हुआ था वो भी खत्म हो चुका है। सूरज की रोशनी बर्फ से रिफ्लेक्ट होकर उनकी आंखों को डैमेज कर रही है। भूख प्यास और असहनीय ठंडी को सहते सहते अब उन्हें इस पहाड़ी पर 8 दिन गुजर चुके थे। रेस्क्यू प्लेन आते हैं और उनके ऊपर से निकल जाते हैं। क्रैश के 8 दिन बाद फर्नांडो प्राडो की बहन भी जीवन की लड़ाई को हार जाती है और अपना दम तोड़ देती है। और उधर 8 दिनों के बाद सर्च अभियान को रोक दिया जाता है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में वहां पर बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है। इस वजह से सर्च अभियान को 2 महीने के लिए स्थगित कर दिया जाता है। ऑफिशियल को ये लगा कि इन 8 दिनों में सारे यात्री मारे जा चुके होंगे। इस वजह से इनकी बॉडीज को 2 महीने बाद खोजकर उनके घर वालों को भेज दिया जाएगा। इधर सर्वाइवर्स को प्लेन के मलबे में एक रेडियो मिला। जब सर्वाइवर्स ने रेडियो को ऑन किया तो उसमें उन्हीं की न्यूज़ ब्रॉडकास्ट हो रही थी कि फ्लाइट 571 की सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है। इस न्यूज़ ने सर्वाइवर्स की होश उड़ा दी। अभी तक तो उनको अपने खोजे जाने की एक उम्मीद थी, लेकिन वह अब रेडियो पर अपने ही मरने की खबर सुन रहे थे। अपने खोजे जाने की उम्मीद की एक किरण थी, वो भी खो चुकी है। अब उनको पता है कि यहाँ पर मौत निश्चित है। अब या तो परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने दो या उनका डटकर सामना करो। उन्होंने प्लेन की सीटों को फाड़ कर
उसकी रुई अपने कपड़ों में भरकर ठंड से बचने की कोशिश की। सीट कवर को पैरों में लपेटकर बर्फ में चलने के लिए जूते बनाए। सबसे बड़ी दिक्कत खाने की थी। अब जिंदा रहने के लिए इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो करना जो इतिहास में कभी भी किसी ने नहीं किया, जिसके बारे में सोचकर रूह कांप जाएगी। उन्होंने बर्फ में पड़ी अपनी फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव और जिनके साथ वो खेले कूदे उन यार दोस्तों की मुर्दा बॉडीज को खा जाने का फैसला किया। हालांकि ये फैसला लेना उनके लिए इतना आसान नहीं था। एक एक करके दिन गुजरता जा रहा था। इनके पास खुद को बचाने के लिए कोई भी प्लान नहीं था। वह रात को ठंड से बचने के लिए टूटे पड़े प्लेन के अंदर ही सोते। लेकिन क्रैश के 16 दिन बाद यानी 29 अक्टूबर को कुदरत ने इनको एक और झटका दिया। वह रात में सो रहे थे और अचानक उनको पता चलता है कि पहाड़ से एक बर्फ का मोटा हिस्सा टूटकर नीचे की तरफ गिर रहा है। ये इवलांच इतनी जोर से आया कि भारी मात्रा में मौजूद बर्फ ने उनके टूटे प्लेन को अपनी चपेट में ले लिया। उनका प्लेन बर्फ के नीचे दब चुका था और प्लेन के अंदर भी बर्फ घुस चुकी थी, जिस वजह से उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो गई और दम घुटने की वजह से 8 और लोग अपना दम तोड़ देते हैं। अब केवल 19 ही लोग जिंदा बचे हैं, लेकिन वह भी बर्फ के नीचे दबे पड़े हैं। इस बर्फ से बाहर निकलने में इन लोगों को 3 दिन का समय लग जाता है। अब इन्हें रियलाइज हो जाता है कि अगर यहाँ रहेंगे तो एक एक करके सब मारे जाएंगे। इससे अच्छा है कि इस पहाड़ी से निकलकर मदद ढूंढने की कोशिश की जाए। उन लोगों में ज़्यादातर सभी जख्मी हालत में थे, इस वजह से वह इस पहाड़ी को पार करने में सक्षम नहीं थे। लेकिन 3 लोग ऐसे थे जो कम जख्मी थे। इस वजह से इन तीनों ने इस पहाड़ी से बाहर निकलकर मदद लाने का फैसला किया। उन्होंने रास्ते के लिए मांस के टुकड़े को अपने साथ लिए और उनको ठंड से बचने के लिए सबसे मोटे कपड़े दिए गए। और क्रैश के 33 दिनों के बाद यानी 15 नवंबर को ये तीनों लोग मदद ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते उनको शाम होने लगती है। तभी इनकी नज़र प्लेन के दूसरे टूटे हुए हिस्से पर पड़ती है। प्लेन का जो पिछला हिस्सा टूटकर अलग हो गया था, उन्हें वो दिखाई देता है। जब वो मलबे के पास जाता है तो उन्हें खाने के लिए बहुत कुछ मिलता है। आज की रात उन्होंने इसी में गुजारने का फैसला किया। पिछले कुछ दिनों में आज की ये रात उनके लिए अच्छी रही। प्लेन के इस पिछले भाग में उन्हें एक बैटरी मिली। उन्होंने सोचा क्यों न इस बैटरी को प्लेन के मेन बॉडी के पास ले जाया जाए और इसमें लगी कम्युनिकेशन डिवाइस को चालू करके मदद बुलाई जाए। लेकिन बैटरी का वजन 25 किलोग्राम था। इतनी भारी बैटरी को इतनी कमज़ोर हालत में क्रैश साइट पर ले जाना संभव नहीं था। फिर उन्होंने सोचा कि प्लेन की मेन बॉडी से उस कम्युनिकेशन डिवाइस को ही निकालकर इस बैटरी के पास लाया जाए और उसे चालू किया जाए, जिसकी मदद से वह रेस्क्यू को बुला सके। कुछ दिनों तक उन्होंने इसे चालू करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और क्रैश के 59 दिनों के बाद यानी 11 दिसंबर को एक और एवलांच आता है, जिनमें 3 और सर्वाइवर्स मारे जाते हैं, जिसके बाद जिंदा बचे लोगों की संख्या केवल 16 ही रह जाती है। और अब ये तीनों नौजवान कनेसा, पराडो और बिजेंट बिना किसी गियर के ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए निकल पड़ते हैं। ये तीनों पश्चिम दिशा की ओर चलते चले जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं जानते कि जिस दिशा में ये जा रहे हैं इसमें कोई इंसानी बस्ती इन्हें मिल पाएगी या नहीं। इनको बस ये लग रहा था कि इनको सामने वाली पहाड़ी को पार करना है और उन्हें मदद मिल जाएगी, और उन्हें उम्मीद थी कि वह 3 दिनों में इस पहाड़ी को पार कर लेंगे। इसीलिए उन्होंने अपने साथ में सिर्फ 3 दिनों के लिए ही मीट की सप्लाई रखी। उन्होंने धागे से सिलकर एक स्लीपिंग बैग बनाया था, तो ये दिन भर बिना गियर के पहाड़ पर चढ़ते और रात में एक ही स्लीपिंग बैग में तीनों चिपक कर सोते थे। खुले में बिना किसी सुविधा के -30 डिग्री सेल्सियस में रात गुजारना कोई आसान बात नहीं थी। चलते चलते उन्हें चौथे दिन की सुबह हो चुकी थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि वह अब उस पहाड़ी के चोटी पर पहुंच चुके थे। जैसे ही पहाड़ी के चोटी पर पहुंचते हैं तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि पहाड़ पर चढ़कर उन्हें पता चलता है कि वह इतने दिनों से गलत दिशा में चल रहे थे। आगे रास्ता ख़त्म ही नहीं होता।
अब क्योंकि उनके पास खाने की सप्लाई बहुत कम थी, इस वजह से उन्होंने फैसला किया कि उनमें से एक बंदा प्लेन क्रैश साइट पर वापस चला जाएगा और 2 लोग आगे जाएंगे। इस वजह से विजेंट वापस लौट जाता है। पराडो और कनेसा इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के बाद इनको सही रास्ते का अनुमान हो जाता है और ये दोनों कई दिनों तक आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ दिनों के बाद उन्हें नदी की एक छोटी सी धारा मिलती है। वह इस धारा के साथ साथ नीचे चलते रहते हैं और लगातार 9 दिनों तक चलने के बाद 20 दिसंबर को नदी के दूसरे किनारे पर उन्हें 3 लोग दिखाई देते हैं। ये चलते चलते बहुत थक चुके थे। पिछले 9 दिनों में उन्होंने पहाड़ पर 61 किलोमीटर की हाइकिंग की थी और अब मंजिल उनके सामने थी और उन्होंने उनसे मदद की गुहार लगाई, लेकिन वो लोग टुमारो बोलकर निकल गए। उस दिन उन लोगों को मदद नहीं मिल पाई, लेकिन अगले ही दिन वो गांव वाले फिर से वापस आया और एक पत्थर में कागज और पेन लपेटकर नदी के किनारे पर फेंका। नंदू पराडो ने पेन और कागज को उठाकर जो भी घटना घटी थी उसके बारे में सब कुछ लिख दिया। जब उस गांव वाले ने उस पेपर को पढ़ा तो सब कुछ समझ गया, क्योंकि उसे पता था कि कुछ दिन पहले इस पहाड़ी पर एक प्लेन क्रैश हुआ था और इस एरिया में भी पूछताछ के लिए कुछ लोग आए थे, लेकिन वह हैरान था कि ये लोग अभी तक जिंदा कैसे बचे हैं। वो गांव वाले जल्द से जल्द शहर गया और आर्मी कमांड के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया और जल्द ही चिली के एयरफोर्स उन्हें रेस्क्यू करने के लिए पहुंचती है। आर्मी ऑफिसर्स पराडो और कनेसा को हेलीकॉप्टर में बैठाकर क्रैश साइट पर पहुंचते हैं और 22 दिसंबर 1972 को क्रैश के 70 दिनों के बाद बचे हुए सर्वाइवर्स को रेस्क्यू किया जाता है। इन लोगों की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। इस क्रैश के बाद टोटल 16 लोग ही सर्वाइव कर पाते हैं। इनकी ये कहानी सच में दिल दहला देने वाली कहानी थी। तो गाइज, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।